नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वो भी विभवांतर से त्वरित होने वाले इलेक्ट्रॉन का डी ब्रोगली तरंगधैर्घ्य का व्यंजक निकाले। तो आइए सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन यानी डिफिनेशन जानते हैं। देखेंगे वो नीचे के चित्र में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिखलाया गया है जिसमें किसी इलेक्ट्रॉन्स को बिंदु ए से विरामा अवस्था से छोड़ा जाता है अतः वह इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत त्वरित होगा और माना कि बिंदु बी पर पहुंचने पर अंतिम वेग भी हो जाता है। आइए पहले यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देखा जाए। तो नीचे के चित्र में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिखलाया गया है। ये वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना लिए। इसमें किसी इलेक्ट्रॉन को विरामावस्था से छोड़ा जाता है। तो इसे छोड़ेंगे, यहां से वो देखेंगे, यहां से छोड़ेंगे तो ये आकर बिंदु ए पर इन्हें यहां पे ए गिरता है और ए बिंदु को मानेंगे ए। ये विपरीत दिशा में त्वरित होगा यानी इलेक्ट्रॉन धारा के विपरीत इधर और बिंदु बी पर आ जाता है। अब देखिए इसका इनिशियल वेलोसिटी गिरेगा, विरामावस्था में रहेगा 0 और फाइनल वेलोसिटी v बराबर क्या हो जाएगा v। क्लियर फिगर से? यानी वो आप कह सकते हैं अंतिम वेग है फाइनल वेलोसिटी और ये क्या हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी। इलेक्ट्रॉन्स का वेग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी इलेक्ट्रिक फील्ड E। अब चलो आपको हम वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ाए थे, याद कीजिए। फ्रॉम चलेंगे फिगर से देखकर फ्रॉम वर्क एनर्जी
थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम याद करिए, डब्ल्यू बराबर क्या होता है? डब्ल्यू याद है, डेल्टा के टोटल काइनेटिक एनर्जी। फॉर्मूला याद है आप लोग को? बताइए डब्ल्यू बराबर क्या होता है? याद करो, हमें आपको एक बताया था डब्ल्यू बराबर, नहीं छोड़ दीजिए, वेलोसिटी सॉरी वोल्टेज V बराबर होता है डब्ल्यू बाई क्यू। लेकिन वो यहाँ पे देखो क्यू चार्ज है, लेकिन यहाँ पे गिर कर है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? नेगेटिव। यहाँ पे मान रखें तो ये क्या हो जाएगा? V बराबर क्या लिख सकते हैं? डब्ल्यू बाई क्यू की जगह पर E लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, डब्ल्यू बराबर क्या आ जाएगा? E इंटू V। अब मान रखेंगे यहाँ पे, डब्ल्यू का मान यहां से रखेंगे तो हो जाएगा E V बराबर, बोलिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 mv स्क्वायर माइनस 1/2 mv स्क्वायर। फाइनल में से इनिशियल को घटा लेंगे। अब चाहे तो यहाँ पे V1 V2 कर सकते हैं, हम नहीं करेंगे, फॉर्मूला रख दिए। जब फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल को घटाएंगे क्या बचता है देखते हैं वो। चलो यहाँ पे हो जाएगा E V 1/2 मास, फाइनल वेलोसिटी क्या है? V, तो V का मान V रखेंगे, V स्क्वायर माइनस 1/2 m इंटू V का मान यहाँ पे इनिशियल है 0, 0 बटे समथिंग सब क्या आ जाएगा? 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा? E V बराबर 1/2 m V स्क्वायर। आपको देखिए फाइनली ये जो मान निकला है यहाँ पे, आपको इक्वेशन किसका निकालना है? डी ब्रोगली तरंग धैर्य का। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बताइए क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 2EV और हो जाएगा MV स्क्वायर, MV स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, ये तो आप MV का MV स्क्वायर, अब क्या करेंगे ना इसमें, यहाँ से दोनों तरफ M से गुणा करेंगे बैलेंस करने के लिए, लेकिन वो दोनों तरफ M से गुणा करने पर, देखो गुणा क्यों कर रहे हैं हम यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिखाएंगे। हम आपको डी ब्रोगली तरंगधैर्य का एक व्यंजक निकाले थे, याद कीजिए। लेमडा बराबर क्या होता है, हम यहीं पे लिख देते हैं, देखेंगे। लेमडा होता है H/mv, तो देखिए केवल mv इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्या H/λ हो सकता है? ये समीकरण इसको गुणा करेंगे ना तो हो जाएगा 2MEV। इसमें गुणा करेंगे तो m स्क्वायर V स्क्वायर होता है, क्या हम डायरेक्ट लिख सकते हैं MV स्क्वायर? स्क्वायर हटेगा, इधर क्या चला जाएगा? रूट, रूट चलेगा तो क्या हो जाएगा? 2MEV बराबर होती है MV, और MV बराबर यहाँ पे देखो क्या H/λ है, रख देंगे H/λ। रखो, बताओ क्या हो जाएगा वो? यानी MV का मान हम इधर रख देते हैं H/λ बराबर में, बताइए रूट अंडर क्या बच गया? 2MEV। आपको लेमडा का इक्वेशन निकालना है, लेमडा इक्वल टू बताइए क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे वो, तो ये लेमडा हो जाएगा, इसके नीचे कुछ तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा HY रूट अंडर 2MEV। तो आपको फाइनली डी ब्रोगली तरंगधैर्य का इक्वेशन निकल गया। इक्वेशन नंबर ये हो जाएगा 1। लेकिन अब वो जानते हैं H क्या है? H क्या हो? प्लांक कांस्टेंट है, और प्लांक कांस्टेंट का मान आप जानते हैं, मान जानते हैं, रख सकते हैं, रखिए तो चलिए इसको सोल्यूशन भी कर देते हैं। H का मान होता है 6.625 इंटू 10⁻⁻34। नीचे वो देखो m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और एक मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का मान जानते हैं, मास कितना 2 है तो 2 रहेगा 9.11 इंटू 10⁻, कितना? -31। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट का भी मान आप जानते हैं, कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और ये वोल्टेज क्या हो जाएगा? V। अब इन सबका सोल्यूशन करेंगे, इन सबका सोल्यूशन करेंगे तो सोल्यूशन करने में वक्त लगता है, प्रैक्टिकली करके देखा गया है कि इसका मान कितना होता है वो, तो ये फाइनली होता है रूट अंडर 150/V, और ये हो जाएगा आपका डी ब्रोगली तरंगधैर्य का सेकंड इक्वेशन। एंटीना की ऊंचाई का व्यंजक निकाले, चलिए वो देखते हैं। पहले इसका डिफिनीशन, नीचे के चित्र में
एक एंटीना एंटीना दिखलाया गया है जिसकी जिसकी ऊंचाई h है। फिगर से यह स्पष्ट है कि एंटीना से निकला हुआ सिग्नल अधिकतम x दूरी तक जा सकता है। आइए वो सबसे पहले हम इसका फिगर देखते हैं। देखें वो नीचे के चित्र में अर्थ इन्हें पृथ्वी दिखलाया गया है जिसकी त्रिज्या r है। बट पर देखेंगे यहाँ पे देखेंगे वो ये हो गया पृथ्वी का रेडियस कितना है वो, तो आप जानते हैं पृथ्वी का त्रिज्या 64 होता है और इसका संकेत हम लोग कैपिटल R लेते हैं। अगर पृथ्वी के ऊपर एक एंटीना लगा है, ये हो गया वो एंटीना। इस एंटीना से सिग्नल निकलेगा, तो अब यहां से जो सिग्नल निकलेगा वो चारों दिशा में फैलेगा। इधर भी, इधर एंटीना से निकला हुआ फ्रीक्वेंसी, इन्हें इसको सिग्नल मानते हैं। तो यहां से निकलते हुए ये आया पृथ्वी की सतह पर यहाँ पे, और ये सब डिस्टेंस बनाया कितना हो x, चारों तरफ फैलेगा बराबर x। एंटीना का हाइट कितना माना गया h। तो यहां से यहां तक अगर मिलाते हैं इसकी रेडियस कितना होगा r। यहाँ पे एंगल जो बनाएगा 90 डिग्री का कोण बन जाता है। अब ये चलेंगे हम लोग फिगर से, यह स्पष्ट है 8 इज क्लियर। पाइथागोरस प्रमेय में याद कीजिए, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये देखो एक कर्ण का काम करे h प्लस r। इट इज क्लियर, फिगर से स्पष्ट है कि x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर बराबर होगा r प्लस h का होल स्क्वायर। x स्क्वायर r स्क्वायर, इसको तोड़ेंगे अलजेब्रा a प्लस b का होल स्क्वायर, r स्क्वायर h स्क्वायर प्लस 2rh। जब वहां कुछ कटने वाला है, r स्क्वायर से r स्क्वायर कट गया। x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा h स्क्वायर प्लस 2rh। यहाँ पे h कॉमन दिख रहा है, लेकिन एक कंडीशन होता है ना कि h का मान नगण्य हो। किसके अपेक्षा नगण्य हो? पृथ्वी की त्रिज्या के विषय। तो h स्क्वायर इक्वल टू लगभग ये 0 के बराबर होता है, यानी h स्क्वायर बराबर इसको मान लेंगे 0 और ये हट जाएगा और हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 2rh। वो आपको करें एंटीना की ऊंचाई का व्यंजक, यानी इसी h का व्यंजक निकालना, तो x बराबर बताइए क्या हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2r, h बराबर x स्क्वायर बाई 2r, और ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला प्रूव्ड, जहां x क्या है सिग्नल से निकला हुआ फ्रीक्वेंसी, निकला
हुआ फ्रीक्वेंसी। आर क्या वो पृथ्वी की त्रिज्या है। अगला क्वेश्चन देखेंगे वो प्रॉपर्टीज ऑफ फोटॉन्स। हिंदी में बोलते हैं वो फोटोन की गुण। देखेंगे फाइनली एग्जाम में ये 2 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछेगा फोटॉन्स के गुण क्या है, तो अपने फोटॉन्स के निम्न गुण होते हैं। और पहला 1 नंबर इसका प्रॉपर्टी देखेंगे वो पहला गुण होता है फोटॉन्स फोटोन उदासीन न्यूट्रल उदासीन होता है। देखो इसका पहला प्रॉपर्टी मिल गया, वो फोटोन कैसा होता है, उदासीन होता है। प्रॉपर्टी नंबर 2 देखेंगे फोटोन प्रकाश के वेग से चलता है। अनिश्चित फाइनली स्पष्ट होगा कि निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वही फोटॉन्स का वेग वो क्या होता है, चाल होता है। अगर फोटोन प्रकाश के वेग से चलता है। तीसरा देखेंगे अगर फोटॉन का रेस्ट मास कितना होता है, वो 0 होता है। यानी फाइनली फोटॉन्स का रेस्ट मास कितना लेंगे वो, तो 0। 4 नंबर प्रॉपर्टी देखें वो फोटोन परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन। फोटोन रिफ्लेक्शन हिंदी में लिखना होगा तो परावर्तन अपवर्तन रिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस हिंदी में लिखते हैं व्यक्तीकरण विवर्तन पोलराइजेशन बोलते हैं। ध्रुवण डिफ्रैक्शन पोलराइजेशन के सभी घटनाओं को प्रदर्शित करता है अरे फाइनली एग्जाम में आता है तो मैक्सिमम आप 3 से 4 या 5 लिख सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं लिखेंगे क्योंकि ये 2 नंबर का क्वेश्चन आते हैं। तो देखेंगे वो जब फोटॉन्स एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, जब फोटॉन एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी आवृत्ति नहीं बदलती है, परंतु उसका वेवलेंथ और स्पीड बदल जाता है। तो इसका हम 7 पर पट्टी बताए थे, लेकिन फाइनली एग्जाम की अगर बात करें ना
तो आप मैक्सिमम 3 से 4 या मैक्सिमम 5 लिखेंगे, क्योंकि फाइनल एग्जाम में 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। एक और हम आपको बता देते हैं, याद कीजिए बताए थे कि जब फोटॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से होकर गुजरती है, हम यहाँ पे 6 लिख देते हैं। जब फोटोन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से होकर गुजरती है तो उसमें कुछ विक्षेपण उत्पन्न नहीं होता है, जिससे यह साबित होता है कि फोटोन उदासीन होता है ठीक है। ये आपका फोटॉन्स का प्रॉपर्टी था। अगला देखेंगे वो हम लोग मेटर वेव, यानी मेटर वेव का दूसरा नाम होता है डी ब्रॉगली वेव किसे कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला मेटर वेव, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है वो, या इसी का दूसरा नाम होता है डी ब्रॉगली वेव। हिंदी में बोलते हैं वो द्रव्य तरंग या डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य। आइए इसका डेफिनेशन देखते हैं। हम जानते हैं कि प्रत्येक गतिशील कण, फिर से वो हम जानते हैं कि प्रत्येक गतिशील कण एक तरंग के साथ जुड़ी होती है, जिसे मेटर वेव या डी ब्रॉगली वेव कहते हैं। इसमें एक नोट बताया था, याद कीजिए, बताया था कि मेटर वेव की चाल प्रकाश की चाल से अधिक माना जाता है, लेकिन फाइनली एग्जाम में आएगा तो केवल आप डेफिनेशन ही बताएंगे, नोट को नहीं बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें वो प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, वैद्युत और सर्जन के नियम क्या है, आइंस्टीन द्वारा दिए गए इस नियम की व्याख्या करें या समझाएं। ठीक है, फाइनली एग्जाम में 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। कभी कभी एक क्वेश्चन को कट कर देता है, ऐसे भी पूछ देता है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, वैद्युत और सर्जन के नियम क्या है।
ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। या कभी ऐसे भी क्वेश्चन कर देता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, आइंस्टीन द्वारा दिए गए इस नियम को समझाए, या कभी कभी पूरा क्वेश्चन कर देता है। तो फाइनली एग्जाम में जब भी ये क्वेश्चन जिस तरह पूछेगा उस तरह आप पहले आंसर देंगे। इसमें देखिए 3 क्वेश्चन को ऐड कर दिया है। पहले कह दिया प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, यानी डेफिनेशन बताए। प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम तो बताए थे, इसके टोटल 5 नियम होते हैं, और आइंस्टीन की इक्वेशन की व्याख्या करें। तो सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन देखें, और प्रकाश विद्युत प्रभाव किसे कहते हैं, देखते हैं डेफिनेशन। बोलेंगे जब किसी जब किसी धातु के सतह पर जब किसी धातु की सतह पर एक एक खास आवृत्ति से एक खास आवृत्ति से अधिक आवृत्ति वाला प्रकाश पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन निकलने निकलने लगता है तो इलेक्ट्रॉन निकलने लगता है तो इसी घटना को ही प्रकाश प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। ये तो इसका हो गया डिफिनेशन। बात करें प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम, तो आंसर अगेन करके देना है। प्रकाश विद्युत प्रभाव के निम्न 5 नियम हैं। आइए एक एक नियम की व्याख्या करेंगे कि 5 नियम कौन कौन से होते हैं। तो याद करो, हम आपको पहला नियम बताए थे प्रकाश विद्युत प्रभाव के क्या नियम होते हैं, तो लिखते हैं यहाँ पे, देखेंगे। पहला है किसी किसी धातु से इलेक्ट्रॉन की उत्सर्जन की दर आपतित प्रकाश के तीव्रता के सीधे समानुपाती होती है। ये वो इसका पहला रूल है। रूल नंबर 2 देखेंगे। रूल नंबर 2 देखो, किसी धातु के 5 नियम होते हैं, और दूसरा नंबर देखते हैं। किसी धातु के
सतह से के धातु की सतह से निकलने वाली के धातु की सतह से निकलने वाली इलेक्ट्रॉन के धातु की सतह से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के मैक्स, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आपतित प्रकाश के फ्रीक्वेंसी के सीधे समानुपाती होती है। तो ये स्पष्ट कर दिया कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के मैक्स जो होता है वो और म्यू के सीधे क्या होता है, समानुपाती होती है। यानी फ्रीक्वेंसी अधिक तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होता है अधिक, और फ्रीक्वेंसी कम तो के मैक्स का मान भी क्या हो जाएगा, कम। रोल नंबर 2 हो गया। रोल नंबर 3 देखेंगे। रोल नंबर 3 वो इसके ठीक अपोजिट होता है। कह किस धातु की किसी धातु के सतह, किस धातु की सतह से निकलने के धातु की सतह से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की धातु की सतह से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, तो इसको शॉर्ट में लिखा जाता है के मैक्स। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आपतित प्रकाश के तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। ये स्पष्ट कर दिया कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो होता है उसके इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती है। नेक्स्ट भाव देखेंगे। रोल नंबर 4। रोल नंबर 4 की धातु के सतह पर किसी धातु के सतह पर पड़ने किस धातु के सतह पर पड़ने और किस धातु की सतह पर पड़ने और किस धातु के सतह पर प्रकाश पड़ने और इलेक्ट्रॉन निकलने के बीच का समय अंतराल 10 की पावर -8 सेकेंड या 10 की पावर 9 सेकेंड होता है। अपन मान लगा सकते हैं वो कितना कम होता है, 10 की पावर -8 या 10 की पावर -9। यानी स्पष्ट कह सकते हैं कि धातु की सतह पर प्रकाश डालने से इलेक्ट्रॉन तत्काल निकल जाते हैं।
अगला देखेंगे 5 नंबर, किसी किसी धातु के सतह, किसी धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए के धातु सतह से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एक खास आवृत्ति से अधिक आवृत्ति, एक खास आवृत्ति से अधिक आवृत्ति होना चाहिए इसे ही देहली आवृत्ति कहते हैं। फाइनली एग्जाम आपको याद करो, हम एक क्वेश्चन भी देते हैं, देहली आवृत्ति को परिभाषित करें। सेम वही डिफिनेशन वो एक प्रकाश विद्युत प्रवाह के एक नियम बन जाते हैं, जो इतना आपको कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है 5 नंबर के लिए, या कभी कभी आइंस्टीन का इक्वेशन भी ऐड कर देता है। तो ये अगला देखते हैं आइंस्टीन का इक्वेशन, वो इसमें कभी कभी क्वेश्चन का ऐड कर देता है, लॉन्ग बहुत क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन इस पर जहां तक उम्मीद है ना, या तो पूछेगा प्रकाश विद्युत प्रभाव किसे कहते हैं, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, यानी आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत प्रभाव के समीकरण की व्याख्या करे। नियम पूछेगा तो आइंस्टीन का इक्वेशन है, और इक्वेशन पूछेगा तो इसके नियम नहीं, दोनों में से कोई एक ऐड करेगा। बट हम टोटल बता ही देते हैं आप लोग को, देखेंगे आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। सबसे पहले इसको हम एक्सपेरिमेंट यानी इसका पूरा डिटेल्स बताते हैं, आपको क्लास में भी लिखवा चुके हैं कि आइंस्टीन का इक्वेशन कब दिया गया था। आइंस्टीन ने सन 1905 में प्लांक क्वांटम सिद्धांत के सहारा, प्लांक क्वांटम सिद्धांत के सहारा लेकर, प्लांक क्वांटम सिद्धांत के सहारा लेकर फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन की व्याख्या की, जिसके सम्मान में उन्हें पहला नोबेल प्राइज सन 1921 ईस्वी में मिला। अब चलिए इसको एक्सपेरिमेंट करते हैं। माना कि किसी धातु के
सतह, माना कि धातु के सतह पर कार्यफलन, माना कि धातु का सतह पर कार्यफलन फाई या फाई नॉट है, कार्यफलन फाई नॉट, तथा देहली आवृत्ति, देहली आवृत्ति म्यू नॉट है, म्यू नॉट है। अब यदि धातु के सतह पर, अब यदि धातु की सतह पर देहली आवृत्ति से, देहली आवृत्ति से अधिक आवृत्ति वाला प्रकाश पड़ता है, अब यदि धातु की सतह पर देहली आवृत्ति से अधिक आवृत्ति वाला प्रकाश पड़ता है तो कुछ इलेक्ट्रॉन, धातु के सतह से बाहर निकल जाता है और कुछ इलेक्ट्रॉन गतिज ऊर्जा में गति करेंगे, पीटीओ। फिगर इसके बाद इधर बनाते हैं। ये वो इसका अब फिगर बनाकर इसके इक्वेशन को साबित कर देना है। देखेंगे वो जो नीचे के चित्र में एक धातु का सरफेस दिखलाया गया है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या n है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितना है n। अब इस पर को एक हाई फ्रीक्वेंसी वाले यानी देहली आवृत्ति, खास आवृत्ति से अधिक आवृत्ति वाला प्रकाश पड़ता है। तो जब इस पे पड़ेगा वो तो कुछ इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से निकलकर बाहर जाएंगे, यानी ये बाहर जाएंगे तो रुकेंगे तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0। अगर कुछ गतिज ऊर्जा में गति करेंगे, जैसे अब एक और प्रकाश यहाँ पे डाल देते हैं। अगर यहाँ पे ले लेता हो के काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। अब ये देहली आवृत्ति वाले प्रकाश है h में, तो यहाँ पे कार्य कितना किया, फाई नॉट। यहाँ पे भी आया इलेक्ट्रॉन कार्य कितना किया, फाई नॉट। आपको हम फाइनली एग्जाम में ना बोले हैं 5 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। अच्छा बोले एक चीज क्वेश्चन करते हैं, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत हम आपको पढ़ाए थे, वर्क एनर्जी थ्योरम से चलेंगे, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत से।
ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत आपको याद है, लेते हो देख, वर्क एच म्यू, एच म्यू बराबर क्या होगा इक्वेशन, तो यहाँ पे देख रहे हो फाइव नॉट प्लस कितना कार्य किया हो तो हाफ एम भी स्क्वायर। क्लियर है। अच्छा, एक देहली आवृत्ति का इक्वेशन बताए थे साबित करके, यहाँ पे फिर से दिखाते हैं। फॉर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हिंदी बोलेंगे देहली आवृत्ति। यहां से वो देखो तो अगर लेते हैं तो ये तो देहली आवृत्ति हाई फ्रीक्वेंसी वाली प्रकाश पड़ाता हो जाएगा एच म्यू नॉट बराबर कार्य कितना फाइव नॉट, काइनेटिक एनर्जी कितना था के हाफ एम बी स्क्वायर, लेकिन फाइनल वेलोसिटी क्या है जीरो, फाइनल वेलोसिटी जीरो। यहाँ पर रखेंगे वो देखिए क्या हो जाएगा एच म्यू नॉट बराबर फाइव नॉट प्लस 1/2 एम भी स्क्वायर है, जीरो का स्क्वायर, जीरो बने समथिंग सब क्या हो जाएगा जीरो, फाइव नॉट बराबर एच म्यू नॉट। तो आपको एच म्यू नॉट का मान निकालना है या फाइव नॉट, यहाँ पे एच म्यू नॉट का मान निकल गया। अगर एच म्यू नॉट का मान जो है ना उसको समीकरण एक में रखो, अगर हम चाहते हैं इसको इक्वेशन एक मान लेंगे तो हो जाएगा इक्वेशन टू, एक में रखेंगे फाइव नॉट का मान, समीकरण वन में किसका मान रखना फाइव नॉट का मान, हो जाएगा एच म्यू बराबर यहाँ पे आएगा समीकरण एक में रखेंगे एच म्यू बराबर फाइव नॉट का मान हो जाएगा एच म्यू नॉट प्लस हाफ एम भी स्क्वायर, ये देखो प्लस में बदल जाएगा तो माइनस में क्या हो जाएगा एच म्यू बराबर, बराबर में इधर जाएगा तो किस में जाएगा माइनस में, यहाँ पे चिन्ह किसका हो जाएगा माइनस, जानेंगे ए बराबर का चिन्ह माइनस है, एच म्यू नॉट बराबर 1/2 एम भी स्क्वायर। क्लियर है। अरे आप तो सारे जो देख रहे हैं ना मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे मैक्स कर देंगे तो और बेटर रहेगा, ये सब क्या हो जाएगा मैक्स, मैक्सिमम है। यहाँ पे देखिए मैक्स लेने, एक कॉमन कुछ दिख रहा है एच कॉमन दिख रहा है, एच कॉमन ले लेंगे, बताइए क्या हो जाएगा। एच कॉमन लेने के बाद आपको एक फॉर्मूला बनाता है म्यू माइनस म्यू नॉट बराबर हाफ एम भी स्क्वायर मैक्स। ये देखो इसका आइंस्टीन का पहला इक्वेशन निकल गया, लेकिन एक चीज याद रखेंगे आप लोग को हम बताए थे कि म्यू बराबर क्या होता है, याद है म्यू बराबर कोई बताएगा नहीं, चलो हम बताते हैं। म्यू बराबर होता है सी बाई लेमडा, यानी सी बराबर म्यू इंटू लेमडा और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो म्यू का मान यहाँ पे पुट करेंगे तो बताइए क्या हो जाएगा एच और म्यू का मान लेंगे सी बाई लेमडा और यहाँ पे हो जाएगा सी बाई लेमडा नॉट बराबर 1/2 एम भी स्क्वायर मैक्स। वो यहाँ से सी कॉमन एच और सी दोनों कांस्टेंट हो जाएगा 1 बाई लेमडा माइनस 1 बाई लेमडा नॉट बराबर में हाफ एम भी स्क्वायर मैक्स। क्लियर है। और ये हो जाएगा समीकरण नंबर बी, और समीकरण एक और दो ही आइंस्टीन का इक्वेशन है, नहीं लिख देंगे वो कि समीकरण एक ए और बी ही आइंस्टीन का इक्वेशन है, और ये हो गया आपका फाइनली प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहु नैंड गेट और नॉर गेट की सत्यता सारणी बनाएं। तो सबसे पहले आपको इसका डेफिनेशन याद होना चाहिए कि नैंड गेट कहते किसे, हम दोनों डेफिनेशन को एक बार रिपीट करते हैं तब इसका ट्रुथ टेबल बनाएंगे। बताते वो कि नॉट गेट तथा एंड गेट से मिलकर बने लॉजिक गेट को नैंड गेट कहते हैं। या एक और डेफिनेशन बताए थे कि वह लॉजिक गेट जिसमें दो इनपुट नहीं होता है अथवा एक इनपुट होता है तभी आउटपुट की प्राप्ति होती है, तो इस प्रकार के लॉजिक गेट को नैंड गेट कहते हैं। यानी वो आपको पहले स्पष्ट होना चाहिए फर्स्ट डेफिनेशन से कि नॉट गेट और एंड गेट। तो पहले आप एंड गेट का ट्रुथ टेबल बनाएंगे और एंड से क्या बना लेंगे नॉट। आइए हम लोग देखते हैं
इसका बुलियन एक्सप्रेशन यदि आपको याद रहता है तो भी आसान हो जाएगा, जबकि इसमें नहीं बोला है बुलियन एक्सप्रेशन लिखने के लिए। हम लिख देते हैं बुलियन एक्सप्रेशन। किसके लिए बहुत? तो ये बुलियन एक्सप्रेशन जो है ना, आपको हम नेंड के लिए बताते हैं। ऐसे क्वेश्चन में नहीं बोला है, लेकिन ये लिख लेंगे तो आपको हेल्प मिलेगा। ए डॉट बी पर बार। चलो इसका ट्रुथ टेबल बनाते हैं। पहले क्वेश्चन क्या है, ट्रुथ टेबल ही बनाने के लिए सत्यता सारणी। देखें वो इसका ट्रुथ टेबल, इनपुट और ये एंड गेट के लिए आउटपुट, और फाइनली आपको नेंड गेट के लिए चाहिए तो नेंड गेट के लिए आउटपुट बना लेंगे। क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। ये हो जाएगा इनपुट। हम चाहते हो डायरेक्ट आउटपुट भी निकाल सकते हैं सेकंड डेफिनेशन से। इसमें इनपुट में दो लेते हैं, ए और बी। एंड गेट का आउटपुट आप लोग जानते हैं ए डॉट बी, और एंड से क्या बनाना है वो, नेंड। तो ए डॉट बी पर बार। एंड का मतलब होता है और का मतलब होता है यदि दोनों यस रहेगा तो ही एस की प्राप्ति होगी, अन्यथा एस की प्राप्ति नहीं होगी। तो बताएंगे नो नो नो। तो याद करो, नॉट का मतलब था अपोजिट, तो एंड से नॉट बनाएंगे तो इधर नो रहेगा तो इधर क्या मिलेगा, यस। तो यहाँ पे नो है तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यस। यहाँ पे यस नो नो, यहाँ पे क्या मिलेगा, यस। नो यस नो, और यहाँ पे क्या मिलेगा, यस। और यस यस, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, यस। जब ये दोनों यस यस तो ये हो जाएगा यस, तो जब इधर यस तो इधर क्या हो जाएगा, नो। ये आपको पहला नैंड गेट के लिए हो गया। अब कह रहे ना नॉर गेट के लिए बनाए, आइए नॉर गेट का भी देख लेते हैं। नॉर गेट, इसका जो बुलियन एक्सप्रेशन पहले लिख लो। बुलियन एक्सप्रेशन ऐसे क्वेश्चन में नहीं पूछा है, लेकिन बुलियन एक्सप्रेशन नॉर के लिए बताएंगे क्या होता है। नॉर का होता है वाई, वाई बराबर इधर लिख देते हैं ए प्लस बी पर क्या होता है, बार। नॉर का मतलब होता है और नॉट गेट से मिलकर बना लॉजिक गेट होता है। तो डिफिनेशन पहले इसका भी सुनेंगे यहीं से कि और गेट एंड नॉट गेट, या नॉट गेट तथा और गेट से मिलकर बने लॉजिक गेट को नॉर गेट कहते हैं। या इसका डिफिनेशन और बता देते हैं कि वह लॉजिक गेट जिसमें दो इनपुट में कोई एक इनपुट या दोनों इनपुट रहता है तो आउटपुट की प्राप्ति नहीं होती है, तो इस प्रकार के लॉजिक गेट को ही नॉर गेट कहते हैं। आइए इसका हम लोग देखते हैं पहले ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल, ट्रुथ टेबल देखेंगे वो यहाँ पे। इसमें भी सेम कंडीशन ऐसे बना लेते हैं, पहले और बना लेंगे, और से क्या बनाएंगे, नॉट। इधर ले लेंगे वो इनपुट, ये हो जाएगा इनपुट, ये हो जाएगा और गेट के लिए आउटपुट। यहाँ पे नहीं, डायरेक्ट यहाँ पे लिखते हैं आउटपुट किसके लिए, नॉर के लिए। इसको दो भागों में बांट देंगे, ए बी, और के लिए हो जाएगा ए प्लस बी। नॉर के लिए बताइए क्या हो जाएगा, वाई बराबर ए प्लस बी पर बार। एक ने नो नो, क्या मिलेगा, नो। जब ए नो तो ये क्या हो जाएगा, यस। यहाँ पे बोलो यस नो, या का मतलब दोनों में से कोई एक, इधर यस है तो यहाँ पे हो जाएगा यस, और ये यस तो ये हो जाएगा नो। नो यस यस, ये यस तो ये हो जाएगा नो। यस यस यस, तो ये क्या हो जाएगा, नो। ये आपको 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे वो एलईडी। एल ए डी, वो इसको एलईडी का डिफिनेशन आप लोग से बता दी चुके हैं कि फाइनली एग्जाम में ये 2 नंबर का क्वेश्चन ये भी आता है, और आपको क्लास में बताया था कि एलईडी का डेफिनेशन क्या होता है। सबसे तो पहले आप ये जानने का प्रयास करेंगे वो कि एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है। आइए जानते हैं एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है। एलईडी का, एल ए डी का फुल फॉर्म
लाइट emitting डायोड होता है। एलईडी का फॉर्म लाइट emitting डायोड होता है। यह भी एक पीएन जंक्शन है। यह भी एक पीएन जंक्शन है। यह भी एक पीएन जंक्शन है, या इसी को बोल सकते, यह भी एक पीएन जंक्शन डायोड है जो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह प्रकाश प्राप्त होता है। इसमें हमें एक नोट बनाया था, वो कि यह प्रकाश, लिख देते हैं, ध्यान देंगे, यह प्रकाश बनावट के अनुसार किसी भी रंग का हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाव, हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर के परमाणु मॉडल की विवेचना करें तथा इसके दो कमियों का उल्लेख करें। आइए सबसे पहले हम बोर के परमाणु मॉडल्स का डेफिनेशन बताते हैं। ध्यान देंगे, प्लांक क्वांटम सिद्धांत का सहारा लेकर सन 1913 में बोर ने एक परमाणु का मॉडल दिया जिसे बोर मॉडल ऑफ एटम कहते हैं। इसके निम्न तीन मान्यताएं हैं। चलिए पहला मान्यता देखते हैं। इसके पहला मान्यता क्या वो, पहला मान्यता आपको याद कीजिए, क्लास में बताए थे कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन कुछ खास त्रिज्या में बिना ऊर्जा उत्सर्जित किए बिना लगातार गति करती है। आइए लिख देते हैं,
पहला, नाभिक के चारों और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन कुछ खास खास त्रिज्या में, कुछ खास खास त्रिज्या में बिना ऊर्जा उत्सर्जित बिना ऊर्जा उत्सर्जित किए बिना बिना उत्सर्जित किए बिना लगातार गति करती है, जिसे स्टेबल ऑर्बिट या स्टेशनरी ऑर्बिट या नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट कहते हैं। ये पहला इसकी मान्यताएं हैं। 2 नंबर देखेंगे वो 2 नंबर, फिर नाभिक के, इसमें लिख देते हैं नाभिक नाभिक के चारों और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट में चक्कर उन्हीं ऑर्बिट में चक्कर उन्हीं ऑर्बिट में चक्कर लगाती है लगाती हैं जिन जिन ऑर्बिट का कोणीय संवेग mvr h/2 पाई के पूर्णांक गुणज हो चलिए वो इसका फिगर बना देते हैं। देखो नीचे के चित्र में एक एटम दिखलाया गया है जिसका रेडियस r, मास m और v वेग से गतिशील है। अब देखो यहां से स्पष्ट लिखेंगे इट इज क्लियर, फिगर से स्पष्ट है। क्या स्पष्ट हो, क्या हो जाएगा mvr बराबर h/2 पाई, है ना। mvr बराबर
h/2 पाई। अब इसमें ऑर्बिटों की संख्या कितनी है? n। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एम वी आर बराबर NH/2 पाई। अब कोई क्वेश्चन कर सकता है m क्या है, तो याद रखें m क्या है, कब बताएगा? m मास है, m क्या हो? मास। n क्या है? तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी ऑर्बिट की संख्या, यानी इसी को हम लोग बोलेंगे इट इज कॉल्ड बोर क्वांटम कंडीशन। तीसरा देखेंगे वो रोल नंबर 3। रोल नंबर 3 तो आपको हम एक डिफिनेशन बताया था, याद कीजिए। स्पॉन्टेनियस इमिशन, सेम वही डिफिनेशन यहाँ पे बोर के परमाणु मॉडल्स की थर्ड मान्यता बन जाती है। देखो कहते जब किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन को बाहरी स्रोत से ऊर्जा मिलती है, जब किसी इलेक्ट्रॉन को बाहरी स्रोत से ऊर्जा मिलती है तो वह लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में चला जाता है और वहां जाकर 10⁻⁸ तक ठहरता रहता है और पुनः हाई से लो लेवल में चला आता है। तो इसी दौरान तो इसी दौरान वह दोनों कक्षाओं, बोलते ऑर्बिट की ऊर्जा, दोनों कक्षाओं के ऊर्जाओं के ऊर्जाओं के अंतर वाले एक फोटॉन्स छोड़ता है। तो इसी प्रक्रिया को ही संक्रमण कहते हैं।
आइए इसका फिगर दिखाते हैं। देखो ए एटम से क्या, इसका नाभिक, ये पहला ऑर्बिट हो गया और इसका हो जाएगा दूसरा, इसको मानेंगे E1, ये हो जाएगा E2। अब इसको बाहरी स्रोत से एनर्जी मिलेगी तो इलेक्ट्रॉन लो से कहा जाएगा हाई, और यहां जाकर 10 के पावर -8 सेकंड तक रुकता है। अब पुनः हाई से कहा आएगा लो, तो इसी दौरान एक फोटोन छोड़ता है और इसी फोटॉन्स को हम लोग, जो एनर्जी अंतर होता है E2 E1, और इसी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन। अब कह रहे हो कि इसके दो डिमेरिट बताएं। बोर के परमाणु मॉडल्स की दो डिमेरिट हैं, यानी कमियों का उल्लेख करें, ध्यान देंगे। डिमेरिट ऑफ बोर मॉडल, यानी बोर के परमाणु मॉडल्स की कमियां, या इसी को बोलते हैं दोष। तो बोर के परमाणु मॉडल के दो दोष हैं। कोई भी कुछ पूछेगा वो कि बोर के परमाणु मॉडल्स की कितने दोष, तो दो। पहला बताएंगे, पहला देखेंगे वो बोर के परमाणु मॉडल्स के अनुसार बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु या आयन एक परमाणु एक आयन के स्पेक्ट्रम की व्याख्या व्याख्या करता है, स्पेक्ट्रम की व्याख्या करता है एक से यह एक से अधिक एक से अधिक इलेक्ट्रॉन एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु या आयन की व्याख्या नहीं करता है। जिससे एग्जाम्पल में देखो ले सकते हैं हाइड्रोजन He+ हीलियम, Li++ लिथियम इत्यादि। ये इसकी पहला डिमेरिट है। डिमेरिट दूसरा देखेंगे वो, इसकी दो ही डिमेरिट है। दूसरा डिमेरिट देखेंगे, डिमेरिट 2। जब हम परमाणु के लाइन जब हम परमाणु लाइन स्पेक्ट्रम के किसी एक रेखा को देखते हैं
एक रेखा को देखते हैं तो उसमें बहुत सारी धूमिल रेखाएं कर दो, रेखाएं दिखाई देती है, जिसकी व्याख्या बोर के परमाणु मॉडल में नहीं कर पता है। ये भी क्वेश्चन फाइनली एग्जाम में 5 नंबर के पूछे जाते हैं। आप लोग अच्छे से इसका प्रिपेयर कर लेंगे। अगर क्वेश्चन आता है तो आप इसको लिख कर आएंगे तो फाइनली एग्जाम में 5 नंबर आपको मिलेगा।